नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2025-26 को लेकर की मंथन बैठक। आर्थिक विकास और बजट से जुड़े मुद्दों पर हुआ मंथन। संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में घायल हुए भाजपा सांसदों के स्वास्थ्य को लेकर कैलाश अस्पताल ने दिया अपडेट। दोनों सांसदों को और 4-5 दिन रहना पड़ सकता है अस्पताल में। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एजेंसियां सख्त। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। छापेमारी कर 5 बांग्लादेशी समेत 11 लोगों को दबोचा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने अटल जी को बताया सरल व्यक्तित्व का धनी। बाबा साहेब के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का बड़ा प्लान। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों का देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान आर्थिक विकास और बजट से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। इस बैठक को बजट से पहले अहम चर्चा के रूप में देखा जाता है। बैठक में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और दिग्गज अर्थशास्त्री शामिल हुए। ध्यान रहे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को संसद के पटल पर रखेंगी। बजट पूर्व चर्चा में वित्त मंत्री ने अब तक किसान संगठनों, उद्योग जगत के नुमाइंदों और अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की है। संसद परिसर में धक्का मुक्की में घायल 2 भाजपा सांसदों को फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। शुक्रवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन सांसदों के धक्का दिया था, जिसमें ये घायल हो गए थे। दोनों सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। सोमवार को ही ये दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, लेकिन तबीयत को देखते हुए इन्हें फिर अस्पताल ले जाना पड़ा। अब इन्हें नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अनुसार सांसद मुकेश राजपूत को दोपहर 12:15 बजे अस्पताल लाया गया। उन्हें काफ़ी दर्द था और वो कमर के निचले हिस्से, गर्दन और सिर दर्द से पीड़ित थे। साथ ही वो खुद को संभाले रखने में भी कठिनाई महसूस कर रहे थे। अत्यधिक कमजोरी और दर्द को देखते हुए उन्हें एमआरआई के लिए भेजा गया और अन्य ज़रूरी जांच की गई। फिलहाल न्यूरोलॉजिकल टीम उनका उपचार कर रही है। वहीं सांसद प्रताप सारंगी भी कल दोपहर अस्पताल लाए गए, जहां उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया। उन्हें बाईं आंख के पास सहित कई जगह चोटें आई हैं। साथ ही आंख के इर्द गिर्द सूजन बढ़ गई है। चोटिल होने की वजह से इस आंख से उन्हें हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है। प्रताप सारंगी के सिर में भी चोट है। उनकी हालत देखते हुए अस्पताल का अनुमान है कि उन्हें कई दिन भर्ती रहना होगा। मिस्टर मुकेश राजपूत जी को हमने रिसीव किया एट अराउंड 12:15 PM इन आवर हॉस्पिटल एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन इन द लोअर बैक, नेक पेन था उनको, साथ में उनको सीवियर हेडेक और डिसबैलेंस की कंप्लेंट्स थी। बेसिकली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, एक जनरलाइज बॉडी वीकनेस उनको थी एंड सीवियर पेन होने के कारण हमने उनको तुरंत ही MRI में शिफ्ट किए, इन्वेस्टिगेशंस करी। अभी वो न्यूरोलॉजिकल टीम के अंदर एडमिटेड है और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हम आगे के अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है वो उनको देंगे। मिस्टर प्रताप सारंगी को सस्टेन्ड इंजरीज आई हैं स्काल्प में, अपनी लेफ्ट आई के बाहरी हिस्से पर, विच इज कॉजिंग लॉट ऑफ इडीमा, स्वेलिंग आई है उनको लेफ्ट आई के अराउंड, स्लाइटली ब्लरी विजन भी है उनको। वी आर गोइंग टू डू बेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग CT स्कैन ऑफ द ऑर्बिट, CT स्कैन ऑफ द ब्रेन, ऑप्थेल्मोलॉजिकल रिव्यू होगा उनका।
बाबा साहेब के मुद्दे पर कांग्रेस के झूठ के नैरेटिव का जवाब देने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर भाजपा के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई सीएम आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब देंगे। प्रेस वार्ता का सिलसिला अगले दिनों में भी जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह खजुराहो में दोपहर करीब 12:30 बजे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। ये परियोजना क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा भी प्रदान करेगी। इसके साथ ही ये जल विद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक का योगदान देंगी। ये परियोजना रोजगार के कई अवसर पैदा करने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ के उद्घाटन में शामिल हुए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व की अद्भुत सरलता राजनीति में कई लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनी है। हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफ़ी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, युवा कुंभ अटल जी की यादों को ताज़ा करने का माध्यम है। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदार अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आपका यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अपने एक विधायक के आपत्तिजनक बयान का बचाव किया है। विधायक सुरेश यादव ने इस बयान में भाजपा को हिंदू आतंकी संगठन कहा था। अखिलेश ने इस बयान की आलोचना करने के बजाय उसका समर्थन कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर हिंदुओं को निशाना बनाने और बदनाम करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई नेताओं की आपत्तिजनक बयानबाजी पर विवाद होता रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी जिस इंडी गठबंधन की घटक है, उसके कई नेता सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करते आए हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तो हिंदुओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश देखा गया था। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा गया है। इनमें फर्जी वेबसाइट, आधार कार्ड ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। पकड़े गए आरोपितों में 6 बांग्लादेशी शामिल हैं। आरोपित फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान पत्र बनाकर
घुसपैठियों को भारत का नागरिक साबित करने में मदद करते थे। अवैध बांग्लादेशी जंगल के रास्ते और ट्रेनों के जरिए भारत में दाखिल होते हैं। दिल्ली में ये गिरोह इन लोगों के दस्तावेज तैयार कराता था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब तक दक्षिण जिले द्वारा 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल्ड जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी मिले हैं। इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी जो रजत मिश्रा नाम का व्यक्ति चला रहा था। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि रजत मिश्रा नाम के व्यक्ति अपने संबंधी के साथ मिलकर फेक दस्तावेज बनाने की एक वेबसाइट बनाई थी। इस वेबसाइट से 7 रुपए से लेकर 20 रुपए में वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए जाते थे। एक वेबसाइट है JantaPrints.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसकी वेबसाइट कई बार ब्लॉक हो जाती है तो नई वेबसाइट खोल लेता है। उसने अपने जीजा सोनू कुमार के साथ मिलकर इस वेबसाइट को करा गया है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कई जगह ये लोग यूज़ करते हैं। हमने 2 अभी अकाउंट्स उसमें से देखे हैं, इसमें लगभग हमें 200 के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज़ हुए हैं, किस किस ने बना रखे। डीसीपी ने बताया कि ये घुसपैठिए जंगल के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। इसके बाद ये लोग ट्रेन या बस के जरिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। इन्होंने जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर ये लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भाजपा ने दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्र विरोधी अभियान से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। अब उनकी चाल और झूठ दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक फर्जी वेबसाइट के पीछे की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का भी पता लगाया है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पहले ये सारी चीजें याद आ रही हैं। एक बहुत प्रमुख मीडिया हाउस है, उसी के मंच पर बैठकर उन्होंने बोला था कि ना तो सड़कें में इम्प्रूव कर पाए, ना साफ पानी दे पाए, ना यमुना जी की सफाई कर पाए। 72 घंटे में उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया। लेकिन एक चीज मैं आपके जरिए याद कराना चाहूंगी, जब उनकी काम करने की नीयत होती है तभी काम कर पाते हैं। याद है कोविड में अपना शीश महल तो बड़े आराम से बना लिया था। वहां पर पब्लिक का 53 करोड़ रुपया लगाकर वो आराम से, उसके निर्माण में कोई बाधा नहीं आई, ना कोविड बाधा बनी, ना कोई अधिकारी बाधा बना। वहां पर 8 लाख के पर्दे लगा सके, वहां पर 6 करोड़ का मार्बल लगा सके।
मेरा प्रश्न यह है कि एक नया निर्देश जो है वो शिक्षा विभाग में जो है वो जारी किया गया है कि जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी बच्चे हैं उनका स्कूलों में नामांकन रोक दिया जाए। ये सर्कुलर जारी हुआ है और अगर किसी पर संदेह लगता है तो विभाग उसकी जानकारी जो दे। क्या लगता है कि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, इसका एक प्रेशर पड़ा है जिसकी वजह से इस तरह का सर्कुलर जो है वो शिक्षा विभाग को जारी करना पड़ा? देखिए, भारत भारतीयों के लिए है। भारत की सभी सुविधाएं भारतीयों के लिए है। जो व्यक्ति यहां पर लीगली इमाइग्रेंट बनकर आया है, जो कानूनी प्रक्रिया से आया है, उसका स्वागत है। लेकिन जो यहां पर भारतीयों का अधिकार छीनने आया है, जो भारतीयों के अधिकार का हनन करने वाला आया है, उसका स्वागत नहीं है। संतोष जी जागरण। मैडम, आपने कहा कि संजीवनी योजना नाम की कोई योजना नहीं है दिल्ली सरकार जी, तो आम आदमी पार्टी गलत तरीके से लोगों का डाटा ले रही है जी। तो क्या भाजपा कोई लीगल कार्रवाई करेगी? ये तथ्य जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रही थी तभी हमारे सामने आया है। इस पर हम लोग एक बार विचार विमर्श कर एक बार लीगल एडवाइस लेके फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जो आप लगातार मुद्दे उठा रहे थे, कल शाम को इंदिरा सक्सेना ने एक पत्र लिखा है केजरीवाल को 10 साल के नरकीय जीवन पर। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार दिल्लीवासी उस पर क्या कहना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय उपराज्यपाल जी को बार बार अपनी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को याद करानी पड़ती है। मैं पुनः कह रही हूं, इन्होंने केवल 1 दशक तक सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन जनता की कोई दायित्व नहीं उठा है। धन्यवाद। हाँ अनिल भैया, यही बैठी सबसे पहले नहीं भैया, इसको रख। दिल्ली भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और जमकर उन्होंने हमला बोला आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर। और आइए बढ़ते हैं आगे खबरों पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इन घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जुड़े होंगे। बहुत सुंदर पहल हुई है। देखो जी, कोई भी, हम मानवता के समर्थक हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? और हम इनको चिन्हित करके हम इन्हें कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाइए और इनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेजेंगे। भाजपा की तरह कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे जनता से किए वे सभी अधूरे हैं। केजरीवाल जी के जो सरकार है आज इस समय, उससे लोगों का तो विश्वास उठ ही चुका है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट्स हों, कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो आज तक टेबल नहीं हो पा रही हैं। यमुना की बात है, यमुना पूरी तरीके से दूषित है, हम सबको मालूम है। आज वो गलती मानकर अपने आप को एक उससे एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी वादे इन लोगों ने किए थे वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं और आज उस धोखे से लोग परेशान होकर ही आज आम आदमी पार्टी से लोगों को विमुख होना पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को होगी। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 10 बाकी लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इन सब के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153A, 302 और 120B के तहत आरोप तय किए हैं। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2024-25 के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश को लगभग 1600 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को लगभग 421 करोड़ रुपए के साथ अतिरिक्त राशि मिली है। ये धनराशि यूपी के सभी पात्र 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों
और 57,691 ग्राम पंचायतों के लिए है, जबकि ये धनराशि आंध्र प्रदेश के 13,097 पात्र विधिवत निर्वाचित ग्राम पंचायतों, 650 विधिवत निर्वाचित ब्लॉक पंचायतों और सभी 13 पात्र जिला पंचायतों के लिए है। ये अनटाइम ग्रांट स्थानीय विकास और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत अंतर्गत इन निधियों का उपयोग विशिष्ट जरूरतों के लिए होता है, जबकि टाइट ग्रांट सेवाओं के रखरखाव पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत ये पहल समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और स्थानीय शासन को मजबूत करती है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई। शिमला के टिक्कर इलाके में आज सुबह बर्फबारी के बाद बर्फ की सफ़ेद चादर देखी गई। वहीं भारी बर्फबारी के कारण शिमला से नारकंडा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद है। बहाली का काम लगातार जारी है। सुबह सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी लगाई गई है ताकि रास्ता साफ किया जा सके। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने शिमला में 27 से 29 दिसंबर तक भारी बर्फबारी के आसार जताए हैं। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हो सकती है। हालांकि घाटी में रात्रि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में बर्फबारी के कारण यातायात बाधित हो गया है। पुंछ में भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कश्मीर घाटी में डल झील की सतह जम गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में हर जगह सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। हालात बहुत खराब हो गई है। सड़क की गाड़ियां स्लिप कर रही है, पूरा जम चुका है। कोई सड़क पे ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ नहीं, आदमी फिसल रहा है। हाँ जी सर, तो देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो, पीछे बर्फ पूरा जम चुकी है, पत्थर से भी नहीं टूट रहा है सर। आता पानी की तरफ, आग के सहारे हम यहाँ पे रह रहे हैं। आग जला के फिर जाके काम चलता है यहाँ पे। और सर्दी इतनी है, काम करना तो मुश्किल। अब क्या करें, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आग का सहारा लेना पड़ता है। जिस साइड पे आप भी जाओगे, जहाँ पे भी वाल का काम चल रहा है, हर की साइड पे हम आग का सहारा लेके फिर जाके काम यहाँ पे लग रहा है। पानी ही नहीं आ रहा है, वो पीछे जम गया है सारा पानी। नलकी की वो पाइप लगी है, उसमें भी वो कोरा लगा हुआ है, आइस बनी है उसकी भी। पेर पंचाला इलाका पड़ता है। ये रिजौरी से थाना मंडी के लिए रोड निकलता है जी। इधर आग भी सेकते हैं हम और काम भी करते हैं दिन को, तो इधर काम उतना ही निकलता है। समझ काम जितना निकलना चाहिए उतना काम नहीं निकलता है, तो फिर भी हम शुक्रिया है कि काम हम अपने हिसाब से अंजाम देते हैं। ये पानी जम जाता है ना, तो सुबह से शाम तक वो कोरा समझ इधर हटता ही नहीं है। इतनी सर्दी है इस पेर पंचाला इलाके में। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे कि हर किसी ने जो है अपना बहुत भारी कपड़ों से लपेटा हुआ है। एक रिकॉर्ड तोड़ सर्दी इस साल जो है महसूस की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अरसा से जो बारिश नहीं हुई है, सूखी सर्दी ने बहुत जो है लोगों को परेशान किया हुआ है। सर्दी इधर है, लोगों ने गर्म कपड़े, गर्म जैकेट, गर्म कांगड़ियाँ और सगड़ी आग लगा के बैठे हैं। बहुत सर्दी की वजह से लोग बहुत बीमार भी हो चुके हैं। लोगों को सर्दी के लिए कोई बंदोबस्त किया नहीं है। जो कर रहे हैं वो अपने आप से कर रहे हैं। वो सर्दी जैकेट चाय पी रहे हैं। कोई सर्दी की वजह से बहुत परेशानी हो गई है। इस बारी जो ठंड का मौसम, जो ठंड पड़ रही है वो बहुत तेजी से पड़ रही है। इसका सबसे मेन कारण ये है कि बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पुंछ जिला की सिटी के अंदर पड़ रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि पुंछ जिला के अंदर लोगों ने किस प्रकार से व्यवस्था की हुई है। कोई आग जला के ठंड को बच रहा है, कईयों ने 3-3, 2-2 जैकेट डाल के ठंड से बच रहे हैं। चाय की व्यवस्था बहुत ज़्यादा की गई है और ठंड से बचने के लोगों ने तरह तरह के उपाय चल रहे हैं यहाँ पे। सर्दी तो बहुत है। आज अगर मैं कल की बात करूँ तो कल भी बहुत सर्दी थी, आज भी ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। और सवेरे की बात करें और शाम की बात करें, 2 टाइम इनमें बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड लग रही है। जैसे कोहरा होता है, कोहरे की इस वक्त शीत लहर जो है वो फैली हुई है। तो कश्मीर में भीषण ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।